नमस्कार। पिछली चर्चाओं में हमने संविधान के बनने की कहानी को समझा। आज हम संविधान के उस एक पन्ने की कहानी में उतरेंगे जो पहले सिर्फ एक परिचय माना जाता था, पर एक ऐतिहासिक अदालती लड़ाई के बाद वो हमारे लोकतंत्र का रक्षक बन गया। बिल्कुल, ये कहानी है प्रस्तावना की। हाँ, एक पहचान पत्र से संविधान की आत्मा बनने तक के सफर की। बिल्कुल सही कहा आपने। प्रस्तावना महज खूबसूरत शब्दों का एक संग्रह नहीं है। ये हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों का, उनकी आकांक्षाओं का सार है। ये वो दिशा निर्देशक है जो बताता है कि भारत एक राष्ट्र के तौर पर कहाँ जाना चाहता है। तो आज हम इसी प्रस्तावना को परत दर परत खोलेंगे, समझेंगे कि इसके हर एक शब्द का क्या मतलब है, इसके पीछे का दर्शन क्या है और वो कौन सी अदालती लड़ाइयां थीं जिन्होंने इसकी व्याख्या को और हमारे लोकतंत्र को हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। ये प्रस्तावना, ये विचार आया कहाँ से? इसे संविधान का परिचय पत्र क्यों कहते हैं? ये इसका जो स्रोत है वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया उद्देश्य प्रस्ताव। अच्छा, ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन। हाँ, जब संविधान सभा ये तय कर रही थी कि हमारा संविधान कैसा होगा, तो नेहरू जी ने एक प्रस्ताव रखा। उसमें उन्होंने बताया कि हम कैसा भारत बनाना चाहते हैं। एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य जो अपने नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता देगा। और यही आगे चलकर प्रस्तावना बना। बिल्कुल, यही उद्देश्य प्रस्ताव थोड़े संशोधनों के साथ हमारी प्रस्तावना का आधार बना। और जहां तक पहचान पत्र की बात है, तो इसका श्रेय जाता है महान कानूनविद N.A. पालकीवाला को। N.A. पालकीवाला। जी, उनका कहना था कि जैसे एक आई कार्ड देखकर किसी व्यक्ति के बारे में पता चल जाता है, वैसे ही प्रस्तावना को पढ़कर पूरे संविधान का दर्शन समझ आ जाता है। मतलब एक पेज में पूरे संविधान का डीएनए मौजूद है। हाँ, तो ये डीएनए हमें बताता क्या क्या है? ये हमें मुख्य रूप से 4 बातें बताता है। 4 बातें कौन कौन सी? पहली और सबसे जरूरी कि शक्ति का स्रोत कौन है। प्रस्तावना शुरू होती है हम भारत के लोग से, यानी जनता। बिल्कुल, द पीपल ऑफ इंडिया। ये साफ करता है कि अंतिम शक्ति भारत की जनता में, किसी राजा या बाहरी ताकत में नहीं। ठीक है। और दूसरी बात? दूसरी बात, भारत का चरित्र कैसा होगा। ये एक संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य होगा। तीसरा? तीसरा, हमारा लक्ष्य क्या है। उद्देश्य है सभी के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व सुनिश्चित करना। और चौथी बात है संविधान को अपनाने की तारीख 26 नवंबर 1949। चलिए इन शब्दों को थोड़ा और करीब से देखते हैं, क्योंकि ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये हमारे राष्ट्र की पहचान है। संप्रभु या सोवरन, तो सीधा लगता है हम अपने मालिक खुद हैं। हाँ, सतही तौर पर यही मतलब है। हम अपने आंतरिक और बाहरी फैसले लेने के लिए पूरी तरह आजाद हैं। पर आप इसे 1947 के संदर्भ में सोचिए। अच्छा, ये शब्द एक ऐलान था, पूरी दुनिया के लिए एक घोषणा थी कि भारत अब ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा नहीं बल्कि एक स्वतंत्र राष्ट्र है। ठीक है, लेकिन इसके बाद जो 2 शब्द आते हैं, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, ये तो हमेशा से नहीं थे। इन्हें तो 1976 में इमरजेंसी के दौरान 42वें संशोधन के जरिए जोड़ा गया। ये कदम तो आज भी बहुत विवादास्पद माना जाता है। इसे जोड़ने की जरूरत उस समय क्यों महसूस हुई? आपका सवाल बहुत जायज है और ये सीधे मुद्दे की जड़ तक जाता है। देखिए, सच है कि ये शब्द 1976 में जोड़े गए, पर इनके पीछे का जो विचार था वो संविधान में पहले से ही मौजूद था। पहले से ही था? कैसे? हमारे नीति निदेशक तत्वों में, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में, सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात हमेशा से थी। समाजवादी शब्द जोड़कर सरकार में इस विचार को और स्पष्ट रूप से सामने रखा। लेकिन यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि भारत का समाजवाद चीन या सोवियत संघ वाला साम्यवादी समाजवाद नहीं है। मतलब जहाँ सारी संपत्ति पर सरकार का कब्जा हो, वैसा नहीं? बिल्कुल नहीं। हमारा समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है। ये एक मिक्स्ड इकोनॉमी का मॉडल है, जहां सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों मिलकर काम करते हैं। इसका लक्ष्य धन का समान बंटवारा करना नहीं है, बल्कि गरीबी, बीमारी और अवसर की असमानता को खत्म करना है। और पंथ निरपेक्ष या सेक्युलर का क्या? क्या 1976 से पहले भारत सेक्युलर नहीं था? हमारे संविधान में तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमेशा से रहा है। बिल्कुल था। अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देते हैं। इस शब्द को जोड़ने का मकसद भी सिद्धांत को और मजबूती से स्थापित करना था। और भारत की पंथ निरपेक्षता भी पश्चिमी देशों से अलग है। वो कैसे? पश्चिम में धर्म और राज्य के बीच एक दीवार है, दोनों एक दूसरे के मामले में दखल नहीं देते। भारत में सकारात्मक पंथ निरपेक्षता है।
सकारात्मक पंथ निरपेक्ष था। हाँ, यहाँ राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, लेकिन वो सभी धर्मों का बराबर सम्मान करता है और जरूरत पड़ने पर सभी को समर्थन भी देता है। ये हमारी अनेकता में एकता की संस्कृति का प्रतीक है। तो ये सोच हमारे सरकारी ढांचे में भी दिखती है, जहां हम दो शब्द एक साथ इस्तेमाल करते हैं, लोकतांत्रिक और गणराज्य। सुनने में एक जैसे लगते हैं, पर इनमें एक बहुत बड़ा फर्क है ना? बहुत बड़ा फर्क है। लोकतांत्रिक यानी डेमोक्रेटिक, इसका संबंध सरकार चलाने की प्रक्रिया से है। इसका आधार है लोकप्रिय संप्रभुता। एक मिनट, लोकप्रिय संप्रभुता मतलब सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथ में है। हम वोट देकर अपने प्रतिनिधि चुनते हैं जो हमारी ओर से देश चलाते हैं। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। बिल्कुल। लेकिन यहीं पर डॉक्टर अंबेडकर की एक चेतावनी याद आती है। उन्होंने कहा था, राजनीतिक लोकतंत्र तब तक स्थायी नहीं हो सकता जब तक उसका आधार सामाजिक लोकतंत्र ना हो। सामाजिक लोकतंत्र, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सिर्फ वोट देने का अधिकार काफी नहीं है। समाज में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का भाव होना चाहिए। अगर समाज जातियों में बटा हुआ है, अगर महिलाओं और पुरुषों में भेद है, तो असली लोकतंत्र कभी नहीं आ सकता। और गणराज्य या रिपब्लिक शब्द इसे कैसे पूरा करता है? गणराज्य का संबंध देश के सर्वोच्च पद से है। इसका मतलब है कि देश का मुखिया यानी हमारे राष्ट्रपति वंश के आधार पर नहीं चुना जाता। जैसे ब्रिटेन में राजा या रानी होते हैं, हमारे राष्ट्रपति का चुनाव होता है। इसका दूसरा गहरा मतलब यह है कि देश में किसी को भी जन्म के आधार पर कोई विशेष अधिकार नहीं मिलेगा। सभी सार्वजनिक पद हर नागरिक के लिए बिना किसी भेदभाव के खुले हैं। एक चाय बेचने वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है। ये गणराज्य की ही ताकत है। ये हमें प्रस्तावना के अगले हिस्से पर ले आता है। संविधान के महान उद्देश्य, न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। ये सिर्फ आदर्शवादी शब्द लगते हैं, पर संविधान इन्हें कैसे परिभाषित करता है? ये आदर्श ही तो संविधान की आत्मा है। सबसे पहले न्याय, जस्टिस को लेते हैं। प्रस्तावना 3 तरह के न्याय की बात करती है: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक? हाँ, सामाजिक न्याय मतलब जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव न हो। आर्थिक न्याय मतलब अमीरी गरीबी की खाई इतनी गहरी न हो कि इंसान की गरिमा ही खत्म हो जाए। और राजनीतिक न्याय मतलब हर नागरिक को वोट देने और चुनाव लड़ने का समान अधिकार। और ये जानना दिलचस्प है कि न्याय का ये व्यापक विचार हमने 1917 की रूसी क्रांति से प्रेरित होकर लिया। अच्छा, और स्वतंत्रता यानी लिबर्टी? प्रस्तावना हमें विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की गारंटी देती है, लेकिन ये असीमित नहीं है। हाँ, ये स्वतंत्रता है, स्वच्छंदता नहीं। बिल्कुल सही। संविधान खुद इस पर कुछ उचित रोक या रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाता है। आप अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर देश की सुरक्षा को खतरे में नहीं डाल सकते। तो ये स्वतंत्रता और जिम्मेदारी के बीच एक संतुलन है। और इसी से जुड़े हैं समता मतलब इक्वालिटी और बंधुत्व यानी फ्रेटर्निटी के आदर्श। बिल्कुल। समता का मतलब है प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, कानून के सामने सब बराबर हैं। और बंधुत्व यानी भाईचारे की भावना, ये शायद सबसे जरूरी है। हमारा संविधान एकल नागरिकता के जरिए इसी बंधुत्व को बढ़ावा देता है। हम सब पहले भारतीय हैं, बाद में कुछ और। बंधुत्व 2 चीजें सुनिश्चित करता है: हर व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता। और ये आदर्श कहाँ से लिए गए हैं? स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के ये तीनों आदर्श सीधे फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित हैं। यह दिखाता है कि हमारा संविधान कितना वैश्विक दृष्टिकोण रखता है। ठीक है, यहाँ तक तो सब स्पष्ट है। पर अब उस सवाल पर आते हैं जिसने दशकों तक हमारे कानूनी जानकारों को उलझाए रखा। ये प्रस्तावना जो इतनी खूबसूरत और आदर्शवादी है, क्या ये कानूनी तौर पर संविधान का हिस्सा है या ये सिर्फ एक सजावटी भूमिका है? यही सबसे बड़ा और दिलचस्प सवाल है, और इसका जवाब हमें सुप्रीम कोर्ट के 2 ऐतिहासिक मामलों से मिलता है, जिनकी कहानी किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। अच्छा। पहला पड़ाव था 1960 का बेरुबारी यूनियन केस। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, नहीं, प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। नहीं है, ऐसा क्यों कहा कोर्ट ने? क्या तर्क था इसके पीछे? उस समय कोर्ट का नजरिया बहुत शाब्दिक था, बहुत लिटरल। उन्होंने एक सरल एनालॉजी दी। कोर्ट ने माना कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के दिमाग को समझने की एक चाबी तो है,
पर यह संविधान का कानूनी हिस्सा नहीं है। जैसे किसी किताब का कवर पेज? बिल्कुल, जैसे किताब का कवर पेज किताब के बारे में बताता है, पर आप कवर पेज के आधार पर कोई कानूनी दावा नहीं कर सकते। लेकिन ये नजरिया हमेशा के लिए तो नहीं रहा। वो क्या वजह थी जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट को अपना ही फैसला पलटना पड़ा? ये बदलाव आया 1973 के सबसे ऐतिहासिक केस में, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। केशवानंद भारती केस? जी। और ये बदलाव अचानक नहीं हुआ। ये उस दौर में हुआ जब संसद की शक्तियों को लेकर सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच एक वैचारिक लड़ाई चल रही थी। सरकार का मानना था कि संसद सर्वोच्च है और वो संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है। और सुप्रीम कोर्ट को इस बात से डर था। कोर्ट को ये डर सताने लगा था कि अगर संसद की शक्ति पर कोई लगाम नहीं लगाई गई तो वो बहुमत के जोर पर संविधान के मूल दर्शन को ही बदल सकती है, लोकतंत्र को खत्म कर सकती है। तो कोर्ट को एक लक्ष्मण रेखा खींचने की जरूरत थी। बिल्कुल। एक ऐसा आधार चाहिए था जिसे कोई पार न कर सके, और प्रस्तावना वही लक्ष्मण रेखा बनी। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपना 13 साल पुराना फैसला पलट दिया और कहा, हाँ, प्रस्तावना न सिर्फ संविधान का हिस्सा है बल्कि ये इसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। संविधान की आत्मा? हाँ, संविधान की आत्मा है। कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना किताब का कवर नहीं बल्कि किताब का पहला और सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है, जो बाकी अध्यायों को समझने की दृष्टि देता है। ये तो एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव था। तो अगर ये संविधान का हिस्सा है तो क्या संसद इसमें संशोधन कर सकती है, जैसे उसने 1976 में किया भी? इसी सवाल के जवाब में केशवानंद भारती केस ने हमें भारतीय न्यायपालिका का सबसे बड़ा तोहफा दिया, मूल ढांचे का सिद्धांत, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। जी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हाँ, संसद अनुच्छेद 368 के तहत प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है, लेकिन एक बहुत बड़ी शर्त पर। और वो शर्त क्या थी? शर्त ये थी कि संसद संविधान के मूल ढांचे या उसकी बुनियादी संरचना को नहीं बदल सकती। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाइए। आप घर में रंग रोगन कर सकते हैं, कमरे की दीवारें बदल सकते हैं, लेकिन आप घर के नींव के खंभे नहीं तोड़ सकते। प्रस्तावना में लिखे सिद्धांत जैसे लोकतंत्र, पंथ निरपेक्षता, गणराज्य की अवधारणा, ये सब संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा हैं। संसद इन्हें छीन नहीं सकती। तो इसीलिए जब 1976 में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए तो उसे सही माना गया। हाँ, क्योंकि कोर्ट ने माना कि ये शब्द जोड़ने से संविधान का मूल ढांचा कमजोर नहीं बल्कि और मजबूत हुआ। यह पहले से मौजूद विचारों को सिर्फ स्पष्ट कर रहा था। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो प्रस्तावना के बारे में क्या बड़ी बातें हमें हमेशा याद रखनी चाहिए? जरूर। पहली बात, प्रस्तावना हमारे संविधान का दर्शन है, उसकी आत्मा है, जो नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। दूसरी, ये हमें बताती है कि असली शक्ति हम भारत के लोग में है। और तीसरी, केशवानंद भारती केस ने यह हमेशा के लिए तय कर दिया कि प्रस्तावना संविधान का अटूट हिस्सा है। और इसमें संसद तब तक ही बदलाव कर सकती है जब तक कि मूल ढांचे को कोई नुकसान न पहुंचे। बिल्कुल। और एक आखिरी लेकिन बहुत जरूरी बात, प्रस्तावना गैर न्यायोचित, नॉन जस्टिशिएबल है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये नहीं है कि इसका कोई मूल्य नहीं है। इसका मतलब है कि आप कोर्ट जाकर ये नहीं कह सकते कि सरकार प्रस्तावना में लिखे समाजवाद के लक्ष्य को पूरा नहीं कर रही, इसलिए सरकार पर केस करना है। अच्छा, आप इसके आधार पर केस नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। लेकिन जब कोर्ट किसी कानून की व्याख्या करता है तो वो प्रस्तावना के इन आदर्शों को एक टॉर्च की तरह इस्तेमाल करता है, ये देखने के लिए कि कानून सही दिशा में है या नहीं। ये एक मार्गदर्शक है, कानूनी अधिकार नहीं। चलिए, जाते जाते इस पूरी बातचीत के कुछ सबसे अहम बिंदु दोहरा लेते हैं। 5 गोल्डन पॉइंट्स। जरूर। पहला, शक्ति का अंतिम स्रोत भारत की जनता है। दूसरा, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द 42वें संशोधन से जोड़े गए, जो अब तक का एकमात्र संशोधन है। एकमात्र। ठीक है। तीसरा, न्याय का आदर्श रूस से और स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व का आदर्श फ्रांस की क्रांति से प्रेरित हैं। चौथा, बेरुबाड़ी केस ने कहा था प्रस्तावना हिस्सा नहीं है। और पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण, केशवानंद भारती केस ने तय किया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है और ये मूल ढांचे के सिद्धांत के तहत सुरक्षित है और संशोधनीय भी है। और अब एक ट्रिकी एमसीक्यू सवाल है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन है, यह उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। बी, इसे अब तक 2 बार संशोधित किया गया है। सी, यह संविधान का एक हिस्सा है।
डी, यह गैर न्यायोचित है। देखिए, यहाँ क्लासिक ट्रैप है ऑप्शन बी। अक्सर लोगों को लगता है कई संशोधन हुए होंगे, हाँ, सुनने में लगता है कि जरूरतों के हिसाब से बदलाव हुए होंगे। पर प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है 1976 में। इसलिए सही उत्तर बी है, क्योंकि वो कथन गलत है। इस लाइन को एलिमिनेट करना सीख लेना चाहिए। शानदार। मुझे लगता है अब प्रस्तावना से जुड़ा कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। अगली चर्चा में हम प्रस्तावना में किए गए वादों को जमीन पर उतारने वाले अध्याय की शुरुआत करेंगे। हम संविधान के सबसे महत्वपूर्ण भाग मौलिक अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट्स की यात्रा शुरू करेंगे और जानेंगे कि समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, हमारे रोजमर्रा के जीवन को कैसे प्रभावित करता है। मिलते हैं अगली गहन चर्चा में। मिलते हैं।